नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारन हेस्टिंग आया और वारन हेस्टिंग्स के बाद कॉर्नवालिस आया। कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शॉर आया और सर जॉन शॉर की जो तटस्थ नीति थी उसके कारण अंग्रेज़ों की जो प्रतिष्ठा है वो कम हो गई। उससे जो मराठे थे वो शक्तिशाली बन गए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को डर लगने लगा अपनी सत्ता स्थापित करने में। तो उसकी वजह से बाद में लॉर्ड वेलेस्ली को गवर्नर जनरल के रूप में बनाया गया और वेलेस्ली ने सहायक संधि योजना लागू की, जिसकी शर्तें भी हमने देखी। तो वो सहायक संधि जो भी राजाओं ने स्वीकार की, वो राजाओं को वो सहायक संधि योजना की शर्तों का स्वीकार करना था। तो वो शर्तें ऐसी थी कि एक क्वेश्चन आपको ऐसा है कि कौन सी योजना मीठे जहर के समान थी। तो सहायक संधि योजना मीठे जहर के समान थी, यानी जहर मुंह में डालो तो जैसे मीठा लगता है, बाद में वो शरीर में जाता है तो उससे हमारी मृत्यु निश्चित ही होती है। तो उसी तरह ये सहायक संधि योजना जिन जिन राजाओं ने, जैसे कि निजाम है, मैसूर है, अयोध्या है, गायकवाड़ जो वडोदरा गुजरात में है, सिंधिया, भोसले, होलकर, वो राजाओं ने स्वीकार की। तो वो राजा जो है उनको राज्य की सुरक्षा की कोई चिंता न रही, क्योंकि सुरक्षा कंपनी का सैन्य करता था। इसलिए राजा जो है वो आलसी बन गए, वो मदिरा पान वैभव विलास में व्यस्त रहने लगे। यानी उनको राजा को प्रजा कल्याण के और सुरक्षा के कोई रस नहीं रहा, तो वो प्रजा कल्याण के काम भी नहीं करने लगे और राजा भोगविलासी और निष्क्रिय बन गए। तो इसी तरह वो मीठे जहर के समान थी। और इस योजना को लागू करके वेलेस्ली ने भारत के बहुत सारे प्रदेशों को ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर दिया, यानी बहुत सारे प्रदेशों पर अंग्रेज़ों ने अपना कब्जा कर लिया। अभी गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने टीपू के साथ जो तीसरा मैसूर युद्ध हुआ था, तो उसमें उन्होंने टीपू सुल्तान को हरा दिया था, इसीलिए टीपू सुल्तान ने उसके साथ संधि की थी। लेकिन टीपू ये सहायक संधि योजना स्वीकार करने से मना कर रहा था। तो ये संधि स्वीकार करने के लिए ये कंपनी ने, अंग्रेज़ों ने निजाम जो हैदराबाद का नवाब था, उसके साथ मैसूर पर ईस्वी सन 1799 में आक्रमण किया। और जो चौथा मैसूर युद्ध हुआ उसमें अंग्रेज़ों के साथ लड़ते लड़ते मैसूर का बाग टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और उनके जो बेटे थे उनको अंग्रेज़ों ने दीवारों में चनवा दिए। तो इस तरह ये जो वेलेस्ली की जो सहायक संधि योजना है, तो उससे भारत के बहुत सारे राजाओं ने उसका स्वीकार किया। राजा भोगविलासी और निष्क्रिय बन गए और उन प्रदेशों पर अंग्रेज़ों ने अपना कब्जा कर लिया और अपना साम्राज्य बढ़ा लिया। अभी वेलेस्ली के बाद गवर्नर जनरल के रूप में हेस्टिंग्स आया। तो हेस्टिंग भी उदारमतवादी था, उसने भी प्रजा कल्याण के अच्छे काम किए। और नेपाल में उस समय नेपाल भारत का ही जो अखंड भारत था, तो उसी में जो गुरखे थे वो ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो गुरखों को ये अंग्रेज़ों ने क्या किया, अपनी सेना में शामिल कर दिया। तो अंग्रेज़ों ने जो शक्तिशाली गुरखों थे उनको भी अपनी सेना में शामिल कर दिया। बाद में पिंडारों के साथ युद्ध करके उनको भी अपने अंकुश में ले लिया। अभी उन्होंने तीसरा मराठा विग्रह युद्ध किया और कंपनी को सर्वोपरिता स्थापित कर दी। मराठाओं के साथ युद्ध करके भी ये अंग्रेज कंपनी ने अपने भारत में अपनी कंपनी सत्ता को सर्वोपरि बना लिया, कायम के लिए स्थायी बना लिया। अभी उसके बाद हेस्टिंग्स के बाद विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल के रूप में आता है। तो वो उदार गवर्नर जनरल था। ये आपको याद रखना क्वेश्चन कि उदार गवर्नर जनरल के रूप में किसे जाना जाता था या कौन था। तो उदार गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था, क्योंकि पहले के जो गवर्नर जनरल हमने देखे कि वारन हेस्टिंग्स से, बाद में सर जॉन शॉर है, कॉर्नवालिस से, वेलेस्ली है, ये सब की तुलना में हम देखें तो विलियम बेंटिक उदारमतवादी था, क्योंकि ये सब सारे गवर्नर थे, उन्होंने कंपनी का हित देखा, कंपनी के हित में ही उन्होंने कार्य किया और हमारे देश के लोगों पर शोषण और अत्याचार किया। तो उससे
हमारे देश के जो राज्य थे उनमें लोगों में असंतोष पैदा हुआ। तो इस असंतोष से एकता खड़ी न हो जाए, क्योंकि हमारे उस समय के जो 562 ऐसी रियासतें थी वो अगर एक हो जाएंगे और तो अंग्रेज़ों को भारत में से जाना पड़ेगा, ये डर उनको लगने लगा कि ये सारे गवर्नरों ने हमारे भारतीय लोगों को जो यातनाएं दी, जो उनका शोषण किया, तो उससे जो अगर लोग एक हो जाएंगे तो उनका भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये बेंटिक जो था गवर्नर बेंटिक, वो उदारवत मतवादी नीति उसने अपनाई। उसने उस समय के जो राजा राम मोहन राय उनकी मदद से एक कानून पारित किया था। भारत में सती प्रथा 1829 में वो कानून बना के सती प्रथा का जो कुरिवाज था वो बंद करवाया था। तो उस तरह वो विलियम बेंटिक उदार मतवादी था। उसने मतलब उसने कई अच्छे काम भी किए थे। अभी भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 1848 में डलहौजी आया। ये डलहौजी उग्र साम्राज्यवादी मानसिकता वाला था, यानी वो गुस्से वाला और उसको कंपनी का शासन और बढ़ाना था। कंपनी हमारे जो भारत के प्रदेश थे और अपने अंकुश में लेने थी। तो उसने साम्राज्यवादी नीति के पोषण और कंपनी के राज्य विस्तार में वृद्धि के लिए जीत, जब्ती और हड़प नीति अपनाई। ये भी आप याद रखना कि डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई। एक प्रश्न के एक वाक्य में उत्तर आए तो डलहौजी ने जीत, जब्ती और हड़प नीति अपनाई। और एक खाली जगह में ऐसे आए कि डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई थी, तो हड़प नीति। तो ये उसको डलहौजी को कंपनी का साम्राज्य बढ़ाना था। भारत के जो रजवाड़े थे, राज्य थे, उनको कंपनी के हस्तक लाना था और अपना साम्राज्य बढ़ाना था। इसीलिए उसने हड़प नीति अपनाई। जीत यानी कई राज्यों को जीतकर, जब्त यानी जो राजा कर नहीं चुकाते थे उनके राज्य को अपने कंपनी में लिया, और हड़प नीति यानी कई राजा हमारे देश में ऐसे थे जिनको अपना पुत्र नहीं था, तो वो दत्तक पुत्र नहीं ले सकते थे और वो अपुत्र मर जाते थे, तो उनका राज्य ये कंपनी ने, अंग्रेज़ों ने अपने हस्तक ले लिया। तो वो हम चार्ट द्वारा समझेंगे। तो डलहौजी ने हड़प नीति द्वारा, युद्ध द्वारा जो राज्य हड़प किए वो है पंजाब और पेगू, जो बांग्लादेश का दक्षिण का भाग है। तो वो युद्ध करके जीतकर कंपनी के हस्तक ले लिया। बाद में निसंतान राजा की मृत्यु होने पर राज्य हड़प, यानी जो राजा को अपना पुत्र नहीं था, वो राजा ने दत्तक पुत्र लिए थे, लेकिन वो दत्तक पुत्र का अधिकार उन्होंने अमान्य रखा, उनको स्वीकार नहीं किया। ऐसे राजा जब मर गए तो उनके राज्य उन्होंने हड़प लिए। उसमें सबसे पहले सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर जो मध्य प्रदेश में, बाद में झांसी। तो आप जानते हो कि झांसी की रानी को भी अपना पुत्र नहीं था, तो उनका राज्य अंग्रेज़ों ने, झांसी पर कितनी बार अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया तो वो लड़ी थी। बाद में बघात और नागपुर, इतने राजाओं अपुत्र मर जाने से ये राजाओं का राज्य अंग्रेज़ों ने अपने कंपनी के अंदर ले लिया, यानी उन पर उनका साम्राज्य, उनका शासन स्थापित कर दिया। बाद में प्रशासनिक अव्यवस्था के बहाने हड़प। अभी कई राजाओं को ऐसा बोला कि आप जो शासन कर रहे हैं उससे प्रजा खुश नहीं है, आपकी जो राजनीति है वो योग्य नहीं है, आपको राज्य चलाना नहीं आता। उस बहाने उन्होंने अयोध्या राज्य को हड़प लिया। बाद में कर्ज की वसूली के बहाने हड़प लिए, यानी जो राजा टैक्स नहीं चुकाते थे, कर नहीं भर पाते थे, तो उनको कर्ज उन पर अंग्रेज़ों पर चढ़ा था, तो वो कर्ज वसूल करने के लिए राज्य हड़प लिए। ऐसे राज्य है निजाम का बराड़ प्रांत। बाद में नाम मात्र की सत्ता को समाप्त करण, यानी कई राज्य ऐसे थे कि नाम के ही थे, वो राजा न शक्तिशाली थे, न वो अच्छे प्रजा कल्याण के काम करते थे, ऐसे नाम के ही कोई राजा थे। ऐसे राज्य उन्होंने कर्नाटक और तांजोर हड़प लिए। तो इस प्रकार ऐसे इतने सारे राज्य डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के अंतर्गत ये राज्यों को अपनी कंपनी शासन में मिला दिया और इन सब पर अपना कब्जा कर दिया, और वहाँ के लोगों को जो उन पर शोषण और अत्याचार करना चालू किया। अभी डलहौजी साम्राज्यवादी तो था कि उसने इस तरह अन्याय से ये राजाओं के राज्य अपने अंदर शामिल कर दिए, पर उसके साथ साथ वो सुधारवादी भी था। वारन हेस्टिंग भी सुधारवादी था और डलहौजी दोनों एक बराबर के ही सुधारवादी थे।
यानी उन्होंने कंपनी का विस्तार तो बढ़ाया पर साथ साथ में हमारे देश में कुछ अच्छे काम भी किए हैं। हेस्टिंग ने भी किए थे और ये डलहौजी ने भी किए। उसमें ये डलहौजी ने हमारे देश में रेलवे की शुरुआत की। भारत में रेलवे की शुरुआत ये डलहौजी ने ही की थी। इस सन 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच, ये कई बार खाली जगह एमसीक्यू या एक वाक्य में आता है, याद रखना। भारत में रेलवे की सबसे पहले शुरुआत डलहौजी ने मुंबई और ठाणे के बीच ईस्वी सन 1853 में की थी, ये भारत में। और विश्व में 1430 में लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच हुई थी। ये विश्व में अगर आपको आए कि विश्व में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी, तो ईस्वी सन 1430 में लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच हुई थी, वो विश्व में। और भारत में 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच हुई थी। उसके अलावा डलहौजी ने रेलवे की शुरुआत की। उसके बाद तार व्यवहार, यानी पहले तो मोबाइल नहीं था तो तार से काम जो होता था तो वो तार व्यवहार। बाद में सार्वजनिक निर्माण कार्य, यानी सार्वजनिक निर्माण कार्य उस समय जो तालाब है पानी की खेतों में सिंचाई के लिए, पीने के लिए। बाद में जो बस स्टेशन निर्माण कार्य में हम लेंगे कि रेलवे स्टेशन है, तो वो सारे काम उसने किए। बाद में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की। मैकोले की जो लॉर्ड मैकोले है उसकी सहायता से उसने अंग्रेजी की शिक्षा की शुरुआत की और मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये 3 जगह यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की थी। बाद में विधवा पुनर्विवाह, यानी पहले के समय में जब औरत विधवा होती थी तो उसकी दूसरी बार शादी नहीं की जाती थी, लेकिन ये डलहौजी ने ऐसा कानून पारित किया कि विधवा पुनर्विवाह करने की छूट दी। बाद में बाल विवाह, पहले के समय में छोटे बच्चों की भी शादी हो जाती थी, पालने में बच्चे होते थे तो भी शादी कर देते थे, तो ऐसे बाल विवाह पर प्रतिबंधक मतलब कानून लगाया। यानी 18 साल लड़के का और लड़के की 21 साल और लड़की की 18 साल, तभी वो शादी कर सकते हैं। उसके नीचे शादी करे तो वो बाल विवाह माना जाता। तो ऐसा कुरिवाज भी ये डलहौजी ने बंद करवाया था। अभी तो डलहौजी ने सारे सुधार किए। उसके बाद हम देखें कि 1757 में जो प्लासी का युद्ध सबसे पहले अंग्रेज़ों के सामने हुआ, उसके बाद 100 साल अंग्रेज़ों ने अपने कंपनी का सत्ता और साम्राज्य दोनों में वृद्धि की। यानी वो अपने कंपनी का साम्राज्य बढ़ाते गए। हमारे राज्यों में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर अपना साम्राज्य बढ़ा दिया। लेकिन ऐसा करने से हमारे देश के लोगों में, हमारे जो राज्य थे उसमें असंतोष पैदा हुआ, क्योंकि सबको पता चल गया कि अंग्रेज हमारे अंदर ही कूट डालकर हमें अंदरों अंदर झगड़ा कर वो हमारे देश पर शासन करना चाहते और हमारे देश की समृद्धि वो अपने इंग्लैंड ले जाना चाहते। और वो हमारे देश के लोगों पर जो यातना करते थे, जो अत्याचार करते थे, जो शोषण करते थे, उससे लोगों में जागरूकता आ गई और लोगों में असंतोष, अंग्रेज़ों के सामने असंतोष पैदा हुआ। और उसके परिणाम स्वरूप 1757 का जो पहला प्लासी का युद्ध अंग्रेज़ों के सामने हुआ, उसके 100 साल के बाद 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ था, जिसमें भारत के सभी लोग शामिल हुए थे अंग्रेज़ों को भारत में से हटाने के लिए। लेकिन कई कमजोरियों के कारण हम स्वातंत्रता संग्राम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने में सफल नहीं हुए हैं।